मित्र हो, आज आपल्याला माणसाची गोष्ट विज्ञानाच्या तोंडून म्हणजे हिंदीमध्ये इंसान की कहाणी विज्ञान की जुबानी या सिरीज मधलं दुसरं लेक्चर जे आहे, दुसरं व्याख्यान जे आहे ते आज आपण सुरू करतो आहोत. ही पहिलं व्याख्यान ज्यांनी ऐकलेलं आहे त्या लोकांचे, अनेक लोकांचे मला फोन आले. माणसाची गोष्ट ही सिरीज माणसाचे डोळे उघडणारे, डोकं उघडणारे आहे आणि ती गोष्ट सांगण्यासाठी आपल्याला जे अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती मिळालेले आहे ते आहेत आपले अमिताभ पांडे. अमिताभ पांडेंची ओळख मागच्या वेळेस शेरकर सरांनी खूप सुंदर करून दिलेली आहे, पण तरी सुद्धा जे काही नवीन लोक जोडले गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा मी त्यांची ओळख करून देतो. ते ॲडवायझर आहेत डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, बिहार स्टेट. बिहार राज्याचे जे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं डिपार्टमेंट आहे त्याचे ते सल्लागार आहेत. ॲस्ट्रॉनॉमीचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याचे सुद्धा ते उद्गाते आहेत आणि आर्यभट्ट यांचे जे ऑब्झर्वेशन आहेत तो आर्यभट्ट हे खूप प्राचीन काळातला आपल्या आकाश म्हणजे ग्रहताऱ्यांचे तज्ज्ञ राहिलेले आहेत. तर हे दुसरं त्यांची ओळख आहे की ते ॲस्ट्रॉनॉमी आणि स्पेस सायन्स ह्याचा जे एक अभ्यासक्रम आहे ते शाळांसाठी बिहारमध्ये त्यांनी सुरू करण्यामध्ये त्यांचा पुढाकार राहिलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय जे सेमिनार्स जे आहेत त्या वेळोवेळी ऑर्गनाईज करून ग्रहतारे, मानवी जीवन, पृथ्वीचा एकूण इतिहास या संदर्भामध्ये अधिक माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खूप मोठी ओळख आहे त्यांची आणि त्यांना अवॉर्ड पण खूप चांगले मिळालेले आहेत. त्यांनी खूप काम केलेलं आहे. खूप मोठा बायोडाटा आहे, परंतु आता काय वेळेअभावी तो काय आपल्याला वाचता येणार नाही. तर आपण ही सिरीज सुरू करण्याच्या पाठीमागे माणुसकीच्या शाळेचा दृष्टिकोन असा आहे की आपण आधुनिक काळापासून ते अगदी प्राचीन काळापर्यंत धर्मपूर्व भारतापर्यंत सगळा इतिहास हळूहळू हळूहळू उलगडत गेलो आणि तो उलगडलेला इतिहास आपल्याला अनेक लोक तज्ज्ञांनी येऊन सांगितला. आता माकडापासून माणसापर्यंतची माणसाची जी उत्क्रांती आहे किंवा माणसाचा एकूणच जन्म जो आहे, माणूस म्हणून या पृथ्वी तलावर उभं राहणं जे आहे, तर ते आज आपण अमिताभ पांडे यांच्याकडनं ऐकणार आहोत. दुसरा लेक्चर आहे. अमिताभ पांडे यांची दुसरी ओळख आहे ते म्हणजे माझे मित्र आहेत आणि इप्टा नावाची जे एक मोठी ऑर्गनायझेशन आहे, जी कल्चरल ऑर्गनायझेशन आहे, तर तिच्या माध्यमातून आपण इन्सानियत पाठशाला हा उपक्रम चालू केला होता. परंतु मधल्या काळामध्ये कोविडची दुसरी लाट अतिशय घातक लाट येऊन गेली आणि त्याच्यामध्ये इप्टाचे काही अनुभवी माणसं जे आहेत तर ती सुद्धा या लाटेमध्ये आपल्याला गमवावी लागली आणि त्याच्यामुळे ते काम थोडंसं थांबलेलं आहे. अलीकडे मी त्यांच्याबरोबर बोललो तर ते आता पुन्हा विचार करून ही शाळा पुन्हा चालू करतायत. अमिताभ पांडे या त्या शाळेतले एक अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती. म्हणजे जसं आपल्याकडे शिवाजीराव आहेत, शेरकर सर आहेत, हे कसे शाळेच्या एकूणाचं काम करण्यात आघाडीवर आहे, तसंच त्या ठिकाणी अमिताभ पांडे हे काम करत होते. तर ही ओळख सगळ्यात जास्त महत्त्वाची आहे. त्यांचा खूप मोठा अनुभव आहे कामाचा आणि एका अर्थानं लोकांचा वैज्ञानिक असं जर आपण म्हटलं त्यांना तर काही अतिशयोक्ती वगैरे होणार नाही. कारण जनतेच्या बाजूनं जे असणारे वैज्ञानिक असतात, काही वैज्ञानिक आहेत ते या व्यवस्थेला पूरक असणारे काही गोष्टी निर्माण करतात आणि ते देऊन टाकतात त्यांना. परंतु जनतेच्या बाजूनं उभे असणारे हे अमिताभ पांडे हे लोकांचे वैज्ञानिक आहेत. अंधश्रद्धाचा विरोध आणि सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे विज्ञानवादी दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी त्यांनी खूप मोठं काम केलेलं आहे. तर मी मेरे भाई अमिताभ पांडे इनको मैं विनती करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य दे और हमें इसका सबको हमको इसका लाभ लेना है. धन्यवाद. अमिताभ जी. धन्यवाद संभाजी. हाँ,
धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा पहले पिछले जो हमने बार जो बातें की थी उसको थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा, उसके बाद आगे हम बात शुरू करेंगे। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि ये दुनिया जो है, ये जो बनी है, जो मतलब बनी है, जो हमको आसपास दिखती है, इसका मतलब हमारा रिश्ता क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कि हाँ, जिसको मैंने आज जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि हम कौन है और कहाँ से आए। ये सवाल कोई मतलब नया सवाल नहीं है। जब से इंसान ने होश संभाला, जैसे बच्चे होश संभालते हैं, इंसान ने भी एक वक्त आके होश संभाला और होश संभाल के सवाल पूछना शुरू किया कि हम कौन है। और अलग अलग इसके आंसर अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग दर्शनों ने बहुत तरह के आंसर दिए। और उन लेकिन एक सारे आंसरों में जो जो ज्यादातर धर्मों ने दिए, कुछ अपवाद भी हैं उसके बारे में बात करूंगा। उसमें इंसान ने अपने आप को एक खास जगह दी कि हम बहुत खास जगह, इंसान का एक मुकाम है। कि जैसे कि हम ग्रीक फिलोसफी की बात करें तो ग्रीक दर्शन में इंसान को मतलब जो प्रकृति जो आसपास दिखती है, नेचर जो हमको दिखता है, इसमें इसको सबसे ऊपर रखा है, सबसे नीचे रखा है। जैसे अरिस्टोटल ने सबसे पहले कि जो मिट्टी है, चट्टान है, पानी है, पहाड़ है, जैसे चार तत्वों की बात की थी पिछली बार मैंने बात की थी। और उससे आगे, उससे मतलब सबसे उनमें सबसे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनमें इंसान को सबसे ऊपर रखा। क्योंकि इंसान, उसका मानना, हमारा मानना है कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिशाली हैं, तो हम विशेष हैं। और बाकी सभी जितने भी प्रकृति, नेचर में, प्रकृति में जितने भी दूसरी चीजें हैं, जितने भी जीवधारी हैं, हमसे नीचे हैं। बाद में जैसे मेडिवल पीरियड में आके, जिसको हम डार्क एजेस भी कहते हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, और सभी जो तीनों, इनको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, इसमें इंसानों के ऊपर की भी कुछ चीजें बतानी शुरू की। जैसे कि आपका, जैसे कि जिन्न होते हैं, इंसान से ऊपर हैं। उसके ऊपर एंजल होते हैं, देवदूत होते हैं, वो इंसान से और ऊपर है। और सबसे ऊपर कोई एक विशेष शक्ति या विशेष, जिसको गॉड या अल्लाह, ईश्वर का नाम दिया, वो सबसे ऊपर है। तो इस तरह से एक दर्शनों ने, जो धर्म आधारित दर्शन थे, उसमें मानते थे कि मनुष्य के ऊपर जो है और सारी कुछ है, एक शक्ति है या कोई मतलब ऐसी फोर्स है या पावर है, उसको अलग अलग रूपों में उसकी कल्पना की गई। और उसके नीचे जो निर्जीव प्रकृति। हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह का मतलब, इस तरह के जैसे कि जिसको हम हिंदू या ब्राह्मणिक धर्म कहते हैं, उसमें भी इस तरह की धारणा जैसे थी कि एक कोई देव पुरुष था जिसको ब्रह्मा का नाम दिया गया, और उसके शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग किस्म के इंसान पैदा हुए। यहाँ पर तो ये भी हो गया कि हर एक इंसान का ऑरिजिन भी अलग अलग टाइप का है। और ये कोई, हाँ, इस तरह के मानना है कि कुछ लोग नीचे लोग होते हैं, कुछ लोग ऊपर लोग होते हैं, पशु सबसे नीचे हैं, और जो सबसे नीचे के हैं वो लगभग पशु जैसे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से 200 साल पहले, ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, 200-250 साल पहले दुनिया के सारे इंसानों को बराबर भी नहीं माना जाता। हर एक कोई कबीला, हर एक कोई राष्ट्र जिसको बोला जाए, या जाति समुदाय थे, वो अपने आप को बाकी सबसे ऊपर मानते थे, सबसे बेहतर मानते थे। और यहाँ तक कि कुछ दूसरे जातीय समुदायों को वो मनुष्य के बराबर भी नहीं मानते थे। जैसे यहाँ शूद्रों को और दलितों को इंसान नहीं माना जाता, तो इंसान से नीचे की चीज है। यूरोप में भी जैसे काले लोगों को, ऑस्ट्रेलियन लोगों को, अमेरिका के रेडियन लोगों को मनुष्य से कमतर चीज मानी जाती है। और इंसानों ने कुछ मतलब जो भी जो भगवान को मानते थे, बोलते भगवान ने कुछ मनुष्यों को विशेष बनाया और बाकी मनुष्यों को उसके नीचे की चीज बनाया। इस सारे दर्शन में एक खास बात निकल के आती है कि कुछ मनुष्य, और उसमें से कुछ खास मनुष्य जो हैं, उनके लिए ये सारी सृष्टि बनाई गई है, उसका उनको भोग करना है। और बाकी सारी सृष्टि जो है वो सेवा के लिए, उनके उसके उपयोग के लिए है, उसकी सेवा के लिए है। तो जैसे कि प्रकृति में जितना भी पेड़ पौधे हैं, वो सब इंसानों के कंजम्पशन के लिए है, उनको भोग के लिए है। और जो निचली जातियां हैं वो ऊंची जातियों की सेवा के लिए है। और ऊंची जातियों का काम है इनका आनंद उठाना, बच्चों को शक्तिशाली है। हमारे यहाँ इसके लिए नाम दिया गया कि वीर वीर भोगे वसुंधरा, मतलब वीर है, उनका काम यह है कि वसुंधरा का भोग करना। और ये जो पूरा दर्शन है, जो लगभग सारे दर्शन धर्मों में एक इसका कॉमन थ्रेड हमको देखने को मिलता है। ये दर्शन एक, जैसे मैंने पिछली बार बात की थी कि धीरे धीरे विज्ञान का विकास होता है। जैसे कि हमारे कॉपरनिकस की बात की, कॉपरनिकस ने ये पता लगाया कि जैसे पृथ्वी पूरे हमारे सौरमंडल का, ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। उसके पहले तो हम ये भी मानते थे कि जितने भी तारे हैं आकाश में दिखते हैं, हमको ग्रह दिखते हैं, वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ आसपास घूम रहे हैं। सूरज भी धरती के चारों ओर घूम रहा है, सारे तारे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और हर देश ने ये भी माना कि हम, जो हमारा देश है वो विशेष देश है, हमारी जाति विशेष जाति है, और उसमें कुछ विशेष लोग हैं। आपको जैसे कि हमारा जैसे ज्योग्राफी में एक नॉमेनक्लेचर चलता है कि जैसे कि हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, हम जैसे फार ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। आप ये नाम बोलेंगे तो कहाँ से आए नाम?
ये दरअसल जो यूरोपियन सभ्यता ने माना कि जैसे कि वो अपने पृथ्वी के केंद्र में है, जैसे कि उनका भूमध्य सागर नाम वहीं से आया कि धरती के बीचों बीच में सागर है, कि पहले धरती के पूरा ये भी शायद नहीं हमको पता था काफी समय तक, धरती गेंद जैसी गोल है। और हालांकि बीच में खोज हो चुकी थी इसके पहले भी, जैसे कि हम भारत में आर्यभट्ट ने खोजा कि धरती पूरी गेंद जैसी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन बाद में उनको भुला दिया गया और उनके जो उनका जो विज्ञान था उसको मतलब उसको नकार दिया गया। और वो काफी हद तक विज्ञान की शुरुआत भारत में होती है। ऐसे ग्रीक में भी कई दार्शनिकों वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा लिया पृथ्वी गोल है, बल्कि एक जो ग्रीक फिलोसफर था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था एराटोस्थनीज, लगभग 2 सेंचुरी बीसी में था, उसने पृथ्वी का आकार भी नाप लिया था कि पृथ्वी का साइड कितना बड़ा है, उसकी परिक्रमा जिसको परिधि बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, उसका दायरा क्या, वो काफी एक्यूरेट था। उसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से 2.5% की एरर थी जो उसका आंकड़ा था, और आज जो धरती का नाप हमको मालूम है। लेकिन बीच के जैसे मध्य युग जिसको अंधकार युग भी कहते हैं, डार्क एज कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भुला दी गई। तो कोपरनिकस ने जब ये खोजा कि पृथ्वी जो है सौरमंडल के केंद्र में नहीं है, बल्कि सौरमंडल के केंद्र में सूरज है। बाद में आगे हमने खोजा कि आकाश में जो तारे दिखते हैं वो अपने आप में सूरज है। और ऐसे हमारे आकाश में हमारे देखे जाए और हम पूरी आंखों से भी देखें बिना दूरबीन के, तो वो हजारों तारे दिखाई देते हैं। और दूरबीन की जब गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और आकाश के खाली हिस्से में अपनी दूरबीन को घुमाया, तो वहां भी उनको तारे नजर आने लगे। जो आकाश गंगा हमको आकाश में दूधिया पट्टी सी नजर आती है, इस आकाश गंगा में जब दूरबीन उन्होंने अपने उससे देखना शुरू किया, तो उसमें उनको हजारों लाखों तारे, नए तारे दिखाई दिए जो उनको पहले कभी नहीं दिखाई देते। बाद में पता चला कि ये जो तारे हैं दरअसल जो इसके अलावा भी, जैसे कि हमारे जो तारों का एक जो समूह है, इसको आज हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, ऐसी अरबों मतलब आकाश गंगाएं मौजूद हैं। उसमें हर आकाश गंगा में, हमारे जैसे आकाश गंगा में आज पता चला है कि 200 अरब से ज्यादा तारे हैं, ऐसी 200 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं भी ढूंढ ली गई। तो धीरे धीरे जो मनुष्य जो अपनी पृथ्वी को केंद्र में मानता था, धीरे पृथ्वी केंद्र से हटा के उसके कोने में डाल दिया गया। और फिर धीरे धीरे नई खोजों में यह भी पता चलना शुरू हुआ कि मनुष्य भी शायद विशेष जीव नहीं है, जब प्रकृति में जितने सारे जीव मिलते हैं। जब यूरोप में पहली बार, और एक और खास बताऊं कि जो यूरोप में जो कॉलोनियल एक्सपेंशन की शुरुआत थी, इस कॉलोनियल एक्सपेंशन ने वो उसके सारा दूसरे जितने भी दूसरे पिछड़े हुए देश थे उनको अपना गुलाम बनाया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन इसका एक बोलते हैं जिसको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, जो उनका इरादा तो नहीं था, लेकिन उनका एक एक्सपोजर मिला, बाकी दुनिया के लोगों के साथ उनका एक्सपोजर होना शुरू हुआ, हमारा भी एक्सपोजर हुआ दूसरे लोगों के साथ। तो एक जो पहले हम जैसे मानते थे कि जो बिल्कुल ही जिनको दूसरे कोई कबीले के लोगों को देखते थे या दूसरे देश के लोगों को, जैसे कि कुछ मतलब जैसे कि ग्रीक काल में भी यहाँ से मतलब भारत से भी कुछ लोग वहां यूरोप में गए थे, यूरोप अरब देशों से लोग यहाँ पे भी आए। और धीरे धीरे बाद में जब पूरा जो कॉलोनियल एक्सपेंशन के दौरान जो एक नया एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, तो पता चला कि दूसरे देशों के जो दूसरे जो इंसान है वो भी शायद कहीं इंसान तो नहीं। और इसमें खास बात यह कि जब यूरोप के खास एग्जाम्पल तो अपना ये डार्विन के टाइम पे देता हूँ। डार्विन के टाइम में पहली बार लंदन के चिड़ियाघर में अफ्रीका से एक चिंपैंजी लाया गया। जो चिंपैंजी वहां पे लाया गया तो सारे लोग मतलब बड़े परेशान होकर उसको देखते थे, क्या चीज है, मतलब काफी सारी चीजें बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती है, उसका हाथ भी इंसान जैसा दिखता है, उनके चेहरे की बनावट भी हमसे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो ये क्या मतलब ऐसा एक सवाल पैदा होना शुरू हुआ, क्या इंसान के बहुत नजदीक की चीज है क्या? और पिछली बार में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की मैंने जो बात की थी किस तरह से शुरू हुआ, तो डार्विन के दिमाग में भी ये सवाल था कि ये तो समझ में आ रहा था कि जितने भी हमको धरती पर जितना भी जीवन देखने को मिलता है, अलग तरह के जो जीवधारी हमको देखने को मिलते हैं, ये सारे जो जीवधारी हैं ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनके आपस में बीच में भी कोई कड़ी, और ये जीवधारी हमेशा से ऐसे नहीं थे। इसके और भी प्रमाण जैसे मिलते थे कि जैसे कि जब जियोलॉजी की स्टडी शुरू हुई, भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन होना शुरू हुआ, तो कई जगह ऐसे जहाँ पे चट्टानें जो उधर जाती हैं हवा के थपेड़ों से, बारिश की फुहारों से, समुद्र के थपेड़ों से, वहां पे उनके क्षरण से कई चट्टानों की नई लेयर एक्सपोज होती है। तो कई ऐसी जगह जमीन के बहुत नीचे, मतलब जो ऊपर की सतह से बहुत नीचे जो चट्टानों की लेयर में ऐसे जीव देखने को मिले जो आज धरती पर कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें तरह तरह के समुद्री जीव, जमीन के जीव, तरह तरह के विशाल मतलब जो फॉसिल में जैसे विशाल जीवों के फॉसिल बाद में मिले, जिनको कि जो जैसे शार्क, इतनी बड़ी शार्क, आज की जो सबसे बड़ी शार्क से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी शार्क, या ऐसी छिपकली जैसे जीव जो हमारे आज के किसी बड़े से बड़े छिपकली से हजारों गुना बड़े छिप सके, मतलब आप मान लीजिए कि बड़े मतलब ट्रक के साइज की छिपकलियों के अवशेष मिलने शुरू, इनको आज डायनासोर्स कहते हैं।
इसी तरह से कि यूरोप में एक जगह है जर्मनी के पास निएंडरथल वैली, करीब 18 डार्विन के थोड़े से बाद की बात, डार्विन के विकास बाद जाने के थोड़े बाद की बात है। वहां पर एक ऐसा मतलब फॉसिल मिला कि जिसकी कुछ जो बनावट थी इंसानों जैसी थी, लेकिन इंसानों से अलग भी थी, और उसको देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा चिंपैंजी के ज्यादा नजदीक उनकी बनावट, उसके चेहरे की जो बनावट थी, ये उसके हड्डियों का जो ढांचा मिला है, खोपड़ी की हड्डियों के जो टुकड़े मिले, उनको जोड़ के देखने से ऐसा लगता है। तो एक कुछ लोगों ने शुरू में समझा कि शायद ये कोई इंसानों का ऐसा फाल का चेहरा विकृत हो गया होगा, जंगल में दबे रहने के कारण उसकी खोपड़ी की बनावट शायद खराब हो गई होगी। लेकिन बाद में जो और फॉसिल मिले, पहला फॉसिल शायद निएंडरथल का 1824 के आसपास का, लेकिन उसको लोगों ने यही समझा कि शायद ये कोई इंसानों की कोई अलग जाति है, या इंसानों का जो किसी इंसान का जो खोपड़ी है जमीन की दबे रहने का खराब हो गया, उसकी आकार खराब हो गया है, उसकी खोपड़ी शायद पिचक गई। 1859 के आसपास डार्विन ने का जो विकासवाद का सिद्धांत भी लगभग 1853 के आसपास उन्होंने उसको प्रपोज किया है। और जो लगभग आके जो यूरोप में निएंडरथल की और जो दो तीन खोपड़ियां बनी, उससे पता चला कि ये जो पिछली जो खोपड़ियां मिली थी वो इंसानों की विकृत या बिगड़ी हुई खोपड़ियां नहीं थी, बल्कि ये इंसानों से मिलती जुलती कोई अलग प्रजाति है। इसी के साथ में और भी जगह इस तरह की खोपड़ियां आनी शुरू हो गई कि जैसे कि आपके जावा में जो पीकिंग में एक मिला, जो मतलब चाइना में पीकिंग के पास एक जगह कुछ डेंटिस्ट के जो वो था, वो दांतों का कलेक्शन रखता था, किसी एक वैज्ञानिक को उसके दांतों के कलेक्शन में कुछ ऐसे दांत मिले जो इंसानों के दांत से ज्यादा अलग किस्म के थे, वो चिंपैंजी के ज्यादा नजदीक थे उनके दांतों की बनावट बजाय इंसानों के। ऐसे जावा में भी इस तरह के फॉसिल मिले। तो ये जो एक नए ऐसे इंसानों के फॉसिल जो कि चिंपैंजी और इंसानों के बीच की उनकी जैसे चेहरे मोहरे की बनावट, उनके दांतों का जो बनावट है वो मिलनी शुरू। एक बात और भी याद रखना, डार्विन के जो विकासवाद के जो खिलाफ सबसे ज्यादा जो आर्गुमेंट दिए जाते थे वो उसमें से ये भी थे कि अगर जीवों का एक दूसरे से एक जाति के दूसरे प्रजाति में अगर विकास हुआ है तो उनके बीचों बीच की भी कोई ऐसी स्पीशीज मिलनी चाहिए जो जिनका रचना दोनों के बीच की एक जैसे एग्जाम्पल दिया जाए कि ये वैज्ञानिक मानते हैं, आज भी मानते हैं, तब भी पता चलना शुरू होता है कि जो रेप्टाइल्स हैं, इनको सरीसृप कहते थे, छिपकली जिसमें आती है, सांप उसमें आते हैं, मगरमच्छ में आता है, इनके और चिड़ियों के बीच में कोई लिंक दिखती है, उनके भी जो काफी सारे कुछ कॉमन कैरेक्टर भी हैं। तो क्या ऐसा कोई जीव है कि जब छिपकलियों से चिड़ियों का विकास हुआ हो, बदलाव हुआ हो, तो उनके बीच की अवस्था का कोई फॉसिल मिलेगा क्या? और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादित करने के बाद उसी समय बाद ऐसा पहला फॉसिल भी मिला जिसका नाम था, आज नाम दिया गया आर्कियोप्टेरिस, मतलब पुरानी चिड़िया, जो पत्थर की चिड़िया, क्योंकि पत्थर के अंदर उसके पूरे चिड़िया का जैसे इंप्रेशन बन गया हो और उसकी कुछ काफी सारी हड्डियां उसमें प्रिजर्व भी थी। तो वो अगर आप उसको नेट पे सर्च करेंगे आर्कियोप्टेरिस बर्ड का, तो उसके सबसे उसकी खास बात क्या है कि उसके पंख हैं, चिड़ियों जैसे पंख होते हैं, लेकिन उसकी चोंच नहीं है, चोंच की जगह उसका मुंह है, और मुंह के अंदर जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स जैसे छिपकली, जैसे उसके अंदर दांत है, जबकि किसी भी चिड़िया के दांत नहीं पाए जाते। तो ये अपने आप में एक बहुत ऐसी खोज थी कि विज्ञान में विज्ञान कैसे काम करता है कि आपकी जो थ्योरी, आपने सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वो कुछ प्रेडिक्शन करता है, अंदाजा लगाता है कि अगर मतलब सरीसृपों का विकास, रेप्टाइल्स का विकास, सांप जैसे छिपकली जैसे जीवों का विकास और चिड़ियाओं में हुआ है, पक्षियों में हुआ है, तो उनके बीच की व्यवस्था का कोई जीव शायद होना चाहिए। और अगर ऐसे जीव के फॉसिल मिलते हैं तो अपने आप में ये जीव विकास के सिद्धांत का अपने आप में उसकी मतलब प्रमाण है, पक्का प्रमाणित करने लगता है कि हाँ उसका ये प्रमाण है। इसी तरह से डार्विन के विकासवाद में ये भी था कि जब तो मतलब मनुष्य कहाँ से आए, सवाल डार्विन के दर्शन सिद्धांत जब प्रतिपादित किया तो उसके सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो उसकी संभावना थी, क्या मनुष्य भी इसी तरह से दूसरे पशुओं से विकसित हुआ है क्या? तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन है, क्या मनुष्य भी पशु है अपने आप में? और ये बात हमारे इंसान के लिए, पूरी हमारे जो मतलब सभ्यता के लिए, इंसानों के लिए शायद जो बहुत बड़ा धक्का लगा हो। अभी तक हम अपने आप को एक विशेष दर्जा देते आए थे कि ईश्वर ने मनुष्य को विशेष रूप से जैसे बनाया। बाइबल की कहानी ले लो, कुरान की कहानी ले लो, या अपना यहूदी धर्मग्रंथों की कहानी ले लो, या हमारे धर्मग्रंथों का, उसमें मनुष्य को एक सारी बाकी प्रकृति से विशेष दर्जा दिया गया है और हम जानवर नहीं है। अभी भी किसी को हम कह दें कि तू जानवर है क्या, तो अपने आप में गाली है, जानवर कहने से गाली होती है। और हम मानते थे कि पशु जो है उनके अंदर जैसे कोई, हमारे अंदर कोई विशेष आत्मा है, विशेष चेतना है जो हमको ईश्वर ने हमको स्पेशली हमको इंसानों को दी गई, बाकी जानवरों में वो विशेषता नहीं। ये जो एक डिवीजन था
कि पशु और मनुष्य के बीच का ये डार्विन का विकासवाद का सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि ये जो एक विभाजन है, ये जो एक सीमा हमने खींची हुई है, इस सीमा को तोड़ देता है हमेशा के लिए। और डार्विन के विकासवाद का जो मतलब जो सबसे झटका देने वाली चीज है, दरअसल हमारे लिए इंसान को समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है। हमने अभी तक क्या हुआ था कि पशुओं को हम ये मानते आए थे कि जैसे कि पशु मतलब कोई खराब चीज है, कोई घटिया चीज है, और मनुष्य के अंदर कोई विशेष प्रवृत्तियां हैं जो पशुओं में नहीं पाई जाती। जैसे हम बोलते हैं कि उदारता, जैसे कि हम बोलते हैं मातृत्व की भावना जिसको बोला जाता है, जैसे कि अंदर सहृदयता जिसको बात करते हैं कि हमारे लिए दूसरों के लिए पीड़ा होती है, वो होता है। और बाकी जो दूसरी प्रवृत्तियां हैं जैसे कि एग्रेशन है, जैसे कि आप बोला जाए अपना मतलब एग्रेशन को मतलब किसी को धमकाना, किसी को डराना, लोगों को दबाना, ये पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं जैसे हमने इसको मान लिया। और पशुओं में पाई जाती है, इंसान बिल्कुल अलग है, इंसान में विशेषता है। अगर हम ठीक से सोचें, उसको समझने की कोशिश करें, तो दरअसल ये अपने आप में जो हमने विभाजन किया है ये अवैज्ञानिक विभाजन। जिन पशुओं के हम साथ रहते हैं, जिन पशुओं का हम व्यवहार का हमको अध्ययन का मौका मिलता है, तो हम देखें अगर मतलब किसी गाय को भी ले लें या कुत्ते को भी ले लें, अगर जो लोग गाय पालते हैं या कुत्ते को पालते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे कि हर एक कुत्ते का अपना एक विशेष मतलब बोलना चाहिए उसकी विशेष प्रवृत्ति, उसका स्वभाव अलग हर एक विशेष होता है। और उसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हमको लगता है कि जो इंसानों की खास बात है, जैसे कि मेमोरी याद रखना, और जैसे कि अपने लोगों से प्यार करना, अपने लोगों को बात को समझ जाना बिना बोले हुए, ये प्रवृत्तियां पशुओं के अंदर भी पाई जाती है। बल्कि आज अगर जो वैज्ञानिकों का, जिन वैज्ञानिकों ने अलग अलग किस्म के पशुओं का बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहराई से लगातार अध्ययन किया है, और खासतौर पर उस वातावरण में जो प्राकृतिक वातावरण, हमने दरअसल अपने सारे स्वभाव को जिन पशुओं का हम शिकार करते थे, जिनसे हमारा सामना होता था, या चिड़ियाघर के अंदर रखे गए पशुओं के व्यवहार से हमने पशुओं को समझना शुरू किया। तो वो जो व्यवहार है उनका प्राकृतिक व्यवहार नहीं है, क्योंकि वहां पर एक ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि जिसके वो आदी नहीं। तो उनके अंदर जो एग्रेशन है, चाहे चिड़चिड़ापन हो या उनके जो मतलब जो सारे व्यवहार, वो एक मतलब प्रकृति के अंदर जहाँ अपने अपने अनुकूल वातावरण में अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। और चिड़ियाघर में या बंदी अवस्था में जिनको पशुओं को बांध के उनके ऊपर कब्जा कर, उनका व्यवहार काफी बदल जाता है उसके। तो जब पहली बार वैज्ञानिकों ने पशुओं का अपने प्राकृतिक एनवायरनमेंट में अध्ययन करना शुरू किया, तो जिन बातों को हम मनुष्य की खास प्रवृत्ति, विशेष प्रवृत्तियां मानते थे, वो लगभग सारी प्रवृत्तियां पशुओं के अंदर भी देखी। जैसे कि कुछ जिसको हम बहुत ही बोलते हैं कि जो निस्वार्थ सेवा जिसको बात करें, निस्वार्थ सहायता, कई बार हम किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करें, हालांकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रवृत्ति भी काफी ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलती। तो अब ये भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति में से ये भी एक है। और ये निस्वार्थ सहायता, सहृदयता, ये भावना पशुओं के अंदर भी उतनी ही देखने को मिलती है जैसे कि इंसानों को देखने को मिलती है। और कुछ पशुओं में तो जो बहुत जैसे कि चिंपैंजीज की बात करें, बंदरों की बात करें, डॉल्फिन्स की बात करें, वेल्स की बात करें, कि जो विकास के इस क्रम में मनुष्य के काफी नजदीक हैं, उनके अंदर ये प्रवृत्तियां मतलब काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं, दूसरी तरफ जो दूसरी प्रवृत्ति की जो चर्चा करते हैं कि जो एग्रेशन, जैसे हिंसा, एग्रेशन, ये सारी प्रवृत्तियां भी पशुओं की विशेषता नहीं, हम आपको अच्छी तरह से मालूम, मनुष्यों के अंदर भी ये सारी प्रवृत्तियां होती हैं। तो हम जो एक अपने आप को जो पशु से अलग मानते थे, हम मानते थे हम विशेष हैं, वो चाहे किसी दैवी कृपा से हुए हो, और चाहे बाद में जब हमने काफी समय तक ये भी समझ के जब विकास में भी हुए, हमने अपने आप को विशेष दर्जा दिया। और दूसरी एक खास बात थी कि जब ये पता चला कि डार्विन के सवाल लो तो क्या हम किन पशुओं से विकसित हुए, तो काफी तरह के अंदाजे लगाए जाते थे। लेकिन डार्विन के दिमाग में, क्योंकि जब चिंपैंजी को डार्विन जाके उस चिंपैंजी को काफी गंभीरता से उसका अध्ययन करना शुरू किया, वो चिड़ियाघर में जाके उस चिंपैंजी को देखते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे, स्टडी करते थे। और इंटरेस्टिंगली डार्विन का अपना जो एक बेटा था, वो जब पैदा हुआ, उसके बाद पैदा हुआ, तो वो उसके जब उसकी पूरी ग्रोथ हो रही है, उसका विकास हो रहा हो, तो उसके विकास को, उसके हाथ पैरों की बनावट को, उसके शरीर की रचना में उसके विकास को तो चिंपैंजी के साथ जब कंपेयर किया, डार्विन के दिमाग में भी ये साफ होने लगा कि ये जो मनुष्य भी जो है चिंपैंजी जैसे किसी जीव से अफ्रीका में शायद पैदा हुआ। लेकिन जब उन्होंने पहली बार अपना जो विकास का बात का जो सिद्धांत दिया, जो पहली किताब लिखी, उसमें उनको स्पष्ट रूप से कह पाने की हिम्मत उन्होंने इसलिए भी नहीं की कि वो बातें भी पूरी तरह से तैयार बोलना चाहिए कि ये सिद्धांत परफेक्ट नहीं होता कि मनुष्य भी वहीं से आया। तो डार्विन ने अपनी किताब में लिखा कि हम भविष्य में कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो पूरा एक बताना चाहिए कि जो दीवार टूटी पशु और मनुष्य के बीच,
और मनुष्य कोई विशेष नहीं है, मनुष्य भी एक पशु ही है। और ये जो एक जो जीवों की जो खास अगर उनको डिवीजन करना शुरू किया, एक और थे जो वैज्ञानिक थे अपना, जिनका नाम था चार्ल्स लिनियर, जिन्होंने क्या किया था, ये पशुओं का विभाजन करना शुरू किया अलग अलग किस्में। उन्होंने भी मनुष्य को जो अपने जो दर्जा दिया, वो पशुओं की ही एक विशेष कैटेगरी बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने होमो, मनुष्य। और उसमें से जो होमो सेपियंस, वो नाम दिया मनुष्य की प्रजाति को। हालांकि शुरुआत में उन्होंने दुनिया भर के सारे मनुष्यों को एक प्रजाति में नहीं रखा, उन्होंने एक स्पीशीज नाम दिया कि यूरोपियंस की है, एक स्पीशीज एशियंस की है, एक अमेरिकन मनुष्यों की एक स्पीशीज है, और अफ्रीकन मनुष्यों की स्पीशीज अलग। लेकिन बाद के अध्ययन से उनको भी क्लियर हुआ और लोगों को भी क्लियर होना गया कि दरअसल मनुष्य एक ही प्रजाति है, एक ही स्पीशीज है, वो होमो सेपियंस। और इस सिद्धांत का अपने आप में बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए कि फिलोसफिकल, और इसका बोलना चाहिए कल्चरल इंप्लीकेशन भी है। वो फिलोसफिकल कल्चरल इंप्लीकेशन क्या है कि अगर दुनिया भर के सारे मनुष्यों की जड़, जिसको बोला जाता है हमारी जड़ पेड़ की जड़ होती है, तो सारी मनुष्यों की जड़ अगर अफ्रीका में, और हम सारे मनुष्य अफ्रीका के किसी एप्स की, चिंपैंजी जैसे एप्स की प्रजाति से विकसित हुए हैं, तो सारे मनुष्य भी एक होने चाहिए। और जो हमको जो विभाजन देखते हैं सारी दुनिया के अलग अलग किस्म के मनुष्यों में, ये विभाजन भी प्राकृतिक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। हमने इसको स्थापित किया है। क्योंकि हम अपने आप को विशेष मानते थे, इसलिए हमने मनुष्यों को विशेष माना, और मनुष्यों में भी हर एक अपनी प्रजाति को, अपने जाति को, अपनी भाषा के बोलने वाले लोगों को, अपने धर्म को मानने वाले, जो हमारा जो ज्योग्राफिकल रीजन को विशेष माना, और बाकी लोगों को उस विशेष से कम जैसे माना। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये वो जमाना है कि जब इंग्लैंड मतलब अमेरिका की अभी स्थापना हुई है, और एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा था उस जमाने में स्लेव दास प्रथा के खिलाफ। और एक इसमें और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि डार्विन और डार्विन के दादा और उनका जो पूरा परिवार है, वो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के एंटी स्लेवरी कैंपेन के नेताओं में से थे। और जैसे मैंने पिछली बार शायद इसकी चर्चा भी की थी, डार्विन के दादाजी भी विकासवाद के प्रतिपादक थे, लेकिन विकास होता कैसे है ये उन्होंने खोज नहीं कर पाई थी। इस खोज का श्रेय डार्विन को ही जाता है। कई लोग जैसे क्लेम करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि विकास हुआ है, पहले मत्स्यावतार हुआ, फिर कश्यप अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। दरअसल ये हम अपने दर्शन, अपने धर्म में वैज्ञानिकता जबरदस्ती खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये आइडिया कि मनुष्य का दूसरे पशुओं में समानता है, और ये आइडिया कि शायद उनसे विकास हुआ, ये इतना नया भी नहीं है। दरअसल आपके मेडिवल पीरियड में अरब एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम अभी ठीक से याद है, उन्होंने भी इस बात के सिद्धांत को रखने की कोशिश की थी कि मनुष्य का जैसे पशुओं से शायद क्या विकास हुआ है। इसके पहले जैसे हम लेमार्क के वैज्ञानिक थे, जो डार्विन के दादाजी के कंटेम्पररी थे, उन्होंने भी विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इनके विकासवाद के सिद्धांत में विकास का मैकेनिज्म वो एस्टेब्लिश नहीं करता, विकास दरअसल होता कैसे है। और ये मैकेनिज्म पहली बार चार्ल्स डार्विन ने इसको स्थापित किया। एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इसके बारे में स्थापना दी, उन्होंने मिलकर फिर इसको प्रकाशित किया, और वो आज हमको मालूम है। तो ये जो मैं बात कर रहा था, डार्विन के पिताजी, डार्विन के दादाजी, इनका पूरा डार्विन का ससुराल का पक्ष पूरा, और डार्विन के दादाजी का, पिताजी का ससुराल, ये सारे लोगों ने मिलकर इंग्लैंड में एक सोसाइटी बनाई थी, जिसका नाम था लूनर सोसाइटी। लूनर सोसाइटी का काम था कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की जो खोज हो रही है, इसका समाज में इसका क्या इस्तेमाल हो, समाज में इसको क्या, इसका कैसे फायदा पहुंचाया जाए। उसमें काफी सारे मशहूर वैज्ञानिक, जैसे प्रीस्ले जो केमिस्ट थे बहुत बड़े, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अपना फिजिसिस्ट थे, इन लोगों ने मिलकर इस पर चर्चा करके, और उन्होंने एक सोसाइटी थी स्लेवरी के अगेंस्ट कैंपेन चलाते थे, और उस कैंपेन का डार्विन के दादा, डार्विन के पिताजी, उनका जो दोनों के उनका जो ममाने का पक्ष, ये सारे लोग, जो मामा की तरफ वाले लोग, ये सारे लोग मिलकर उसमें शामिल थे। डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत दरअसल इस जरिए, ये उसके जो पहले भी विकासवाद का सिद्धांत था, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आपका ह्यूमैनिटीज यही है कि ये स्थापित करना कि दुनिया के सारे मनुष्य बराबर हैं। और डार्विन सिद्धांत उसको और आगे ले आते हैं कि दुनिया के सारे मनुष्य नहीं, सारे पशु पक्षियों का भी हमारा एक रिश्ता है, और इस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। कई बार डार्विन के विकासवाद के खिलाफ ये आरोप लगाया जाता है, और उसके मतलब इस तरह से कहा जाता है, हमारे यहाँ भी काफी सारे ऐसे मूर्ख मंत्री भी हैं, राजनेता भी हैं, जो कहते हैं कि अगर बंदरों से मनुष्य बना है, मनुष्य का विकास हुआ है, तो आज सारे बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन जाते। या हमने कभी बंदरों को मनुष्य बनते हुए नहीं देखा। कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत क्या है। दरअसल ये डार्विन के विकासवाद की गलत व्याख्या है। डार्विन या विकासवादी कभी नहीं कहता है कि बंदरों से मनुष्य का विकास हुआ।
डार्विन का विकासवाद ये कहता है कि आज के जैसे मनुष्य हैं सारे, इन सबकी एक जड़ है, सबका ओरिजिन एक है, और सारे मनुष्य इनका, और जो अफ्रीका में रहने वाले बिना पूंछ वाले बंदर जिनको हम एप्स कहते हैं, उनका सबका ओरिजिन एक है, वो हमसे सबसे ज्यादा नजदीक के हैं। तो कभी एक कॉमन हमारा एक एंसेस्टर था, उस कॉमन एंसेस्टर से, कॉमन पुरखा था, उसकी एक शाखा चिंपैंजियों में विकसित हो गई, जो गोरिल्ला औरंगुटान में विकसित हो गई, और एक शाखा आगे चलते मनुष्यों में विकसित हुई। ये मनुष्यों के विकास की यात्रा के आगे दो तीन सेशंस में और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको बहुत ऐसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज कल्पना करिए कि हम अपने माँ का हाथ पकड़े हुए हैं, और माँ जो हमारी माँ के जो अपने हाथ पकड़ी, अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए, मतलब आपकी नानी का हाथ पकड़े, आपकी नानी अपनी माँ का हाथ पकड़े। ऐसे मान लो पूरी काल्पनिक श्रृंखला बनाए कि हमारी जो माँ है, एक दूसरे, हमने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, माँ ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसी श्रृंखला बनाए तो लगभग 500 किलोमीटर दूर एक ऐसी औरत होगी जो मनुष्य जैसी नहीं दिखेगी। उसके शरीर की बनावट चिंपैंजीज और इंसानों के बीच की होगी। दरअसल वो चिंपैंजियों और मनुष्यों की माँ है। उससे दो उसके बच्चे आगे अलग हुए, और एक बच्चा जो आगे चल के मनुष्यों में विकसित हुआ, और दूसरा बच्चा जो है आगे चल के चिंपैंजी और दूसरे एप्स में विकसित हुआ। इस तरह डार्विन ने यह स्थापित किया कि मनुष्य सारे बराबर नहीं है, सारे मनुष्यों का आपस में रिश्ता नहीं है, बल्कि धरती पर रहने वाले सारे पेड़ पौधे, सारे जीवधारी, सारे प्रजातियां, चाहे वो आपका जो बंदर हो, चाहे आपका कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे खच्चर हो, चाहे वो आपका छिपकली हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो पतंगा हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो पेड़ हो, हर एक जीवधारी आपस में अपनी पुरखा परंपरा से जुड़े हुए, हमारे सबके आपस में एक तरह से कजिन। हम जैसे कि हमारे ममेरे भाई होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं, चचेरे भाई होते हैं, दूर की जितनी पीढ़ियां होती आती, रिश्ता उनसे हमारा उनका कम होता जाता है। हमको शायद अपने 10 पीढ़ी पुराने 10 पीढ़ियों से अलग हुए कजिन को शायद पहचाने भी नहीं कि हमारा कजिन हो। लेकिन दरअसल हमारे सारे धरती के सारे मनुष्य, धरती के सारे जीवधारी, सारे पेड़ पौधे, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस हमारे रिश्तेदार। तो ये जो पूरा जो इसने मनुष्य के सोचने समझने के दर्शन को, जो पुराने दर्शन को बहुत बड़ा चैलेंज जैसे दिया हुआ। ये बात समझने के बाद अगर हम इसको समझ लेते हैं, इसको जान पाते हैं, तो हम एक दूसरे मनुष्य को हमसे अपने से कमतर या हमसे नीचा मानने के हम मतलब संभव ही नहीं है। आप कैसे मानेंगे वो नीचा है? सभी बराबर हैं। धरती पर रहने वाले सारे जितने मनुष्य हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब पता चला है कि धरती पर रहने जितने भी मनुष्य हैं, इनके बीच के, अफ्रीका के बाहर चलिए जैसे बात करिए कि अफ्रीका के बाहर जितने भी इंसान रहते हैं, इनके बीच में जो जेनेटिक डिफरेंसेज हैं, जो जैविक विविधता है, वो विविधता इतनी कम है कि वो अफ्रीका की एक मतलब कोई घाटी में कोई कई सारे चिंपैंजियों के ग्रुप रहते हैं, उन सारे चिंपैंजियों के ग्रुप के बीच में जितनी विविधता है, उससे बहुत कम विविधता धरती के सारे जितने भी इंसान है इनके बीच में है। और एक और इंटरेस्टिंग बताऊं, आज से लगभग 10,000 साल पहले इतना बड़ा एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। इतना सारा मतलब बोलना, मास एक्सटिंक्शन का मतलब है तो धरती पर से के कई बार ऐसी विपदाएं आई हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि उन विपदाओं में जो मनुष्यों की सारी प्रजातियां, मतलब मनुष्यों की सारे जीवधारियों की प्रजाति, पिछली बार शायद डायनासोर्स की चर्चा करते मैंने शायद बात भी की थी कि आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक हिमालय के पहाड़ जितना बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था, उसकी टक्कर से जो विस्फोट हुआ, उससे जितना जलता हुआ मलबा और जो लावा उछला, उससे जो बारिश हुई, उससे धरती के सारे जंगल जल गए, धरती पर धुएं धूल का एक गुबार छा गया, जो साल भर तक नहीं खत्म हुआ, और धरती पर मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। और उसके चलते इतनी ज्यादा ठंड हो गई, इतना ज्यादा सारे पेड़ पौधे मर गए, उसके कारण से उनको खाने वाले जीव मर गए, लगभग 70-75 जीवधारियों की प्रजातियां नष्ट हो गई। और उसके पहले जैसे एक और करीब जो आपको 20 करोड़ साल पहले आया था, लगभग 200 मिलियन ईयर पहले आया था, उसमें लगभग 90% से ज्यादा जीव जातियां नष्ट हो गई। इसी तरह से लगभग 10,000 साल पहले, 70,000 साल पहले, 60 से 70,000 साल पहले इतना कोई शायद ज्वालामुखी का बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ है, या बहुत सारे क्या और भी काम हो सकते हैं। उसके चलते पूरे धरती पर जो मनुष्यों की आबादी मुश्किल से 500 बची रह गई थी, 500-1000 के बीच में बची रह गई थी, और उससे बाकी सारे फिर से धरती को उन्होंने रिपॉपुलेट किया है। तो दरअसल हम जितना समझते हैं, जितना हम पहले तो अपने आप को मतलब मनुष्यों के बीच में हम बराबर नहीं मानते थे, पशुओं की बात छोड़ दो,
तो डार्विन डार्विन की जो विकासवाद के सिद्धांत की जो खास जो स्थापना है वो यही है कि धरती पर रहने वाले आज सारे मनुष्य बराबर हैं, इनमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है, कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, कोई, और जो सारी चीजें जो हम डिफरेंट देखते हैं बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही सुपरफिशियल से मतलब कहना है कि बहुत ही मतलब ना के बराबर डिफरेंस है। स्किन का जो कलर हम देखते हैं इसके बारे में कैसे आया, हमारे जिसको किसी का काला है, कोई गोरा है, किसी के स्किन का कलर पीलापन लिया होता है, किसी का लाल रंग लिया होता है, या हमारे बाल किसी के घुंघराले हैं, किसी के लंबे हैं, किसी के सुनहरे पीले बाल हैं, किसी के काले हैं, किसी के लाल बाल हैं। ये जो हम डिफरेंसेस देखते हैं ये बहुत ही सुपरफिशियल डिफरेंसेस हैं। इनका मतलब लगभग इनका मतलब ये है कि बहुत ही रिसेंटली डेवलप हुए इंसानों के बीच में। आज से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग कहना चाहिए कि जैसे कि 20,000 साल पहले धरती पर कोई भी गोरे रंग का इंसान नहीं, सारे इंसानों का कलर मेनली डार्क और या डीप ब्राउन या काला हुआ करता था। ये गोरे रंग वाला जो जीन्स है जिसके यहाँ से इंसानों का रंग होना शुरू हुआ है, इसका जो विकास है, इसका जो म्यूटेशन है, ये लगभग 17,000 साल। तो ये जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी बाधा थी, इंसान कौन है और इंसान कहाँ से आया है, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी अगर एक वैज्ञानिक को हम देना चाहें वो है चार्ल्स डार्विन। और उसके बाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के काफी समय तक उसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन धीरे धीरे सारे वैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार करने लगे। और इसके बाद में काफी सारी खामियां भी थी डार्विन के समय विकासवाद के सिद्धांत में। बहुत बड़ी खामी तो यही थी कि ये तो पता था कि जीवधारी में विविधता होती है, अलग अलग होते हैं, जैसे कि दो भाई भी एक जैसे नहीं होते, और बल्कि अगर आपने कजिन्स देखें तो काफी फर्क देखने को मिल जाएगा। अपने 3, 4, 5 पीढ़ियों से अलग हुए कजिन्स देखेंगे तो काफी फर्क बढ़ता चला जाएगा। और ये विविधता जो है, ये तो मालूम थी कि विविधता है, और विविधता के कारण ही नेचुरल सिलेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन से जो विज्ञान डार्विन आगे लेके नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया निकाला कि प्रकृति के अंदर जो हमारे जो हालात हैं, हमारे जो पर्यावरण है, उनके कारण से कुछ इंडिविजुअल, कुछ जो प्रजाति के अंदर जिनमें विशेष गुण होते हैं, उनमें सर्वाइवल के लिए, और उसमें उसको हमने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं, उसमें कुछ बचते हैं जिनके अंदर वो जो प्रवृत्तियां या वो ट्रेट होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, जिनके शरीर की बनावट में, उनके शरीर की रचना में, शरीर की कार्य प्रणाली में, जिसके कारण से वो ज्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, अपनी आगे पीढ़ी को छोड़ पाते, ज्यादा बच्चे, ज्यादा संतानोत्पत्ति कर पाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे उनमें इतना परिवर्तन होता जाता है कि वो पिछली प्रजातियों से या दूसरी उसी प्रजाति के कई विभाजन हो गया है, ज्योग्राफिकल कोई बाउंड्री खड़ी हो गई है, चाहे पहाड़ हो, कोई नदी हो, तो धीरे लगभग अलग प्रजातियों में विकसित हो जाती है। तो ये जो एक है समझ कि इंसान का ही अलग जो विविधता हमने आज देख रहे हैं, जितना परिवर्तन देख रहे हैं, ये प्राकृतिक हालात के चलते हुआ है। और जो बहुत सारी जो हमारी प्रवृत्तियों बनावट है वो हमने हमारे वातावरण से मिलती है। तो हम जो भाषाओं के जो फर्क आए, जो हमारे कपड़े पहनने के तरीकों में फर्क आए, हमारे जो बहुत सारे फर्क, ये जो हम जिन हालात में विकास हुआ है हमारा, जो हमारे जैसे एनवायरमेंट में उसका काफी रोल है, अलग अलग रूपों में विकास, इंसान के विकास होने में। तो ये जो एक पूरी जो समझ है कि हम क्या है, मनुष्य है, वो मनुष्य जो हम दूसरे पशुओं जैसे ही पशु हैं, हमारे अंदर कुछ विशेष ट्रेट्स हैं, लेकिन विशेष ट्रेट्स हमको कोई विशेष दर्जा नहीं देते। हम आपको जान के आश्चर्य होगा कि मनुष्यों को अभी धरती पर, जिनको आधुनिक मनुष्य कहते हैं, होमो सेपियंस जिनका नाम है, धरती पर आए मुश्किल से भी 3 लाख साल हुआ है। लेकिन इसके पहले की जो प्रजाति थी होमो इरेक्टस, वो लगभग मतलब आपका कहना चाहिए कि लगभग कहना चाहिए आपका 10 गुनी ज्यादा उसका पीरियड में हमारी धरती पर रहती है। तो हमारे आए हुए 3 लाख हुए हैं, तो 10 लाख मतलब 30 लाख से भी ज्यादा साल तक उनका धरती पर रहते थे, अफ्रीका में रहते थे, एशिया में भी रहते थे। और आपको उन्हीं से जो ब्रांच है जिसको बोलते हैं कि जिसको हम जो जावा बीन मिला, पिकिंग मिला, उसकी वो प्रजाति, जिसके बारे में विस्तार में आगे बात करेंगे। तो ये सारे अलग मतलब जितना एक शाखा से निकले, अलग प्रजातियों में धरती पर सारे फैलते गए। आज लगभग धरती पर हम सारी धरती को हमने नाप लिया है। हमारे जो हमने काठ की जो नावें बनाते थे, जो बेड़े बनाते थे, उनसे धरती का आपका जिसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव को छोड़ दिया जाए तो सारे धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स पे मनुष्य ने सभ्यता के विकास के पहले ही वहां पे अपना बसावट, अपनी डेरा बना लिया। तो ये इसके बारे में अगर हम सवाल जवाब, अगर आज की अभी तक की जितनी बात हुई,
करना शुरू करना चाहें तो उसके लिए। हाँ, एक सवाल मैं आपके और मेरे दिमाग में भी आ गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तब तक आप सवालों को इकट्ठा कर सकते हैं कि एक इसका जो डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत का दुरुपयोग भी बहुत हुआ और इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि जैसे कि हम भारत में मानते हैं कि ब्राह्मण विशेष है, उनका बाकी जातियों के उनकी सेवा करना काम है, क्षत्रियों को उनको भगवान ने या ईश्वर ने धरती पे राज करने के लिए उनको पैदा किया है, जो वैश्य है उनका काम व्यापार करने के लिए है, शूद्र उनका काम बाकी सब उच्च वर्णों की सेवा करने का है। और इसको उन्होंने हमारे यहाँ इसी तरह का यूरोप में भी एक डार्विन के विकासवाद के पहले भी इस तरह की चीजें थी, जैसे कि अपने ही समाज में विवाह करना, रॉयल सोसाइटी में आपस में कजिन्स में ही शादियां करते थे, जैसे उनका रॉयल ब्लड जो है, जो उनका जो मतलब बोल चाहिए राजशाही खून है, वो शायद खराब हो जाएगा अगर वो एक आम मतलब जो नागरिक है या सब नागरिक तो शायद होते भी नहीं थे, जो मतलब किसान है, मजदूर है, उनसे अगर विवाह हो जाएगा राजघराने का, उनका खून खराब हो जाएगा। दरअसल उनका आपस में शादी करने से खून ज्यादा खराब हुआ, काफी सारे जैविक विकार उसके कारण से उनके अंदर आते थे। हमारे यहाँ भी विशेषता कि हमारे यहाँ के जो एक ही अंदर जो बोलना चाहिए कि आपस में वर्णों के अंदर शादी नहीं हो सकती है, वर्ण के अंदर भी गोत्र देख के शादी होगी। और ये जो इस तरह की अवैज्ञानिक धारणाएं अभी भी हमारे अंदर भरी हुई, हम भी अभी भी मानते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ और ब्राह्मणों के अंदर भी जो अलग गोत्र है उसमें कुछ गोत्र ज्यादा श्रेष्ठ। और एक खास बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो गोत्र की धारणा है हमारे यहाँ, ये धारणा भी पूरी तरह अवैज्ञानिक है। पहली बात तो ये किसी एक पुरुष से मतलब सारे इंसान नहीं पैदा हुए, एक इंसानों की पूरी एक प्रजाति थी जो दूसरे जीवों की प्रजाति से विकसित हुई। और कोई जो बोलना चाहिए कि जैसे ब्राह्मण भी कोई विशेष पैदा हुआ, उसमें से कोई एक ऋषि से उसके सारे वंशज अगले चार के गोत्र बन गए और वो गोत्र अभी तक प्योर बने हुए हैं। हम कोशिश भी करते, दावा किया जाता है कि हमारा गोत्र एकदम प्योर है, लीनेज हमारा कभी खराब नहीं, ये टोटली अवैज्ञानिक। हम एक आम भाषा में बात करें तो जैसे कि मेरे जो बच्चे हैं उनके अंदर मेरे आधे ही कैरेक्टर होंगे, क्योंकि मेरे आधे जीन्स उनके अंदर गए हैं। उसके जो बच्चे होंगे उनके अंदर चौथाई जीन्स मेरे जाएंगे, उसके आगे के बच्चे होंगे तो उसके अंदर उसके भी आधे जाएंगे। तो दरअसल आप देखेंगे 7 पीढ़ियों के बाद मेरे जो आगे की जो जनरेशन होगी उसमें 1% भी मेरे जीन्स नहीं बचेंगे, क्योंकि आधे जीन्स मतलब दूसरी फीमेल से आ रहे हैं। ऐसे मान लो कि मेरे अगर एक पीढ़ी पहले के अगर दादा के जाऊं तो मेरे अंदर उनके आधे जीन्स, और उसके पीछे जाऊं तो उसके भी आधे हैं। तो 7 पीढ़ी पहले जो मेरा पुरखा था उसके अंदर मेरे अंदर 1% जीन्स भी। तो पूरा जो गोत्रों की जो स्थापना का पूरा सिद्धांत है, और जिस सिद्धांत पे ब्राह्मण बड़े गर्व करते हैं, अपने आप में पूरा बकवास है, वैज्ञानिक तौर पे एकदम अनसाइंटिफिक है। कोई आपके अंदर आपके 50-25 पीढ़ी वाले आपके अंदर 1% का मतलब 0.01% जीन्स भी नहीं बचे होंगे आपके अंदर उनके। पहली बात तो ऐसा कोई ऋषि थे भी नहीं शायद। अभी पूरा जेनेटिक स्टडीज करके पूरे वर्ल्ड की इसके बारे में मैं इसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा, पूरा एक फैमिली ट्री बना लिया है। और ये सारे हमारे इस तरह के जीनोलॉजीज को जो धर्मशास्त्र पे आधारित है या ब्राह्मणवाद पे आधारित, पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। और आजकल उसको लेके आरएसएस और दूसरे लोग उसको लेके काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, और काफी सारे ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो इस डिस्टॉर्शन में उनके करने का उनका अपना रोल है, जिसके बारे में शायद मेरे ख्याल से हम आखिरी सेशन में इसके बारे में बात भी करना चाहेंगे। एक सवाल आया था अमिताभ जी, जो आर्य और अनार्य का मुद्दा जो है ये आज भी विवादित है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा एक सवाल आया है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले तो हमको ये विस्तार से बात करेंगे हमारे साथ आखिरी सेशन में। पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि धरती पर अभी एक धारणा और भी इसमें जो बहुत ही हमको जिसको लगातार उसको झेलना पड़ता है, हर एक कोई भूमिपुत्र है। हम भूमिपुत्र हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं। एक जमाने में जब सारे लोग अपने आप को मानते थे कि जो इंसानों का विकास उनके यहाँ हुआ है। जब यूरोप में पहली बार निएंडरथल की खोपड़ी मिली तो बड़े वैज्ञानिक वहां के चौड़े हो गए, मनुष्य का विकास यूरोप से हुआ है। और बाद में पता चला कि एशिया में दूसरी खोपड़ियां मिली जो उनसे पुरानी है, तो उनका मूड खराब हो गया। तो कुछ एक ऐसा बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ था वैज्ञानिक जगत में। एक चिंपैंजी की खोपड़ी और मनुष्य का जबड़ा को जोड़ के एक ऐसा नकली फॉसिल भी बनाया गया, उसका नाम था पिल्टडाउन कंट्रोवर्सी। बाद में पता चला कि यूरोप के किसी एक वैज्ञानिक अपने आप को कहता था, उसने इस तरह का फ्रॉड किया, वो पकड़ा गया बाद में। तो वैज्ञानिक में अगर इससे गलतियां होती तो ठीक भी कर ले। तो या जैसे कि मान लो कि ये आदिवासियों में भी ये प्रवृत्ति काफी पाई जाती है। जैसे कि अमेरिका के आदिवासी अपना जेनेटिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि पता चल जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि हम एशिया से आए, तो हमारे यहाँ पे दावा कमजोर पड़ जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी भी एबोरिजिन्स थे, वो भी इसको अपना मानने को तैयार नहीं थे कि वो अफ्रीका से आए। भारत के अंदर भी आज काफी मूल निवासी के नाम पे इस तरह का, कहना तो नहीं चाहिए वैज्ञानिक फ्रॉड, लेकिन इस तरह का अवैज्ञानिक दावा करने की कोशिश की जाती है कि हम ही जैसे मूल निवासी हैं। सारे मनुष्यों का मूल अफ्रीका है, सारे मनुष्य वहां से आए हैं, अलग अलग टाइम में आए हैं, कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई सीधे आया है, कोई घूमता फिरता हुआ आया। इसी तरह से भारत में जो कई तरह की जो अलग अलग टाइम में आई हुई, जो अलग अलग मतलब जो स्ट्रीम्स हैं, जो मतलब माइग्रेट्स की, उनका मिक्सिंग हुआ है, कोई बाद में, लेकिन सभी लोग बाहर से आए और इसमें सबसे बाद में आने वाले आर्यंस ही हैं। और एक मुद्दा आया है, वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। एक ने कहा है कि पहले धरती जो है वो एक साथ जुड़ी थी, बाद में अलग अलग हुई। तो गोंडवाना नाम का जो ये है, वहां से इंसान की उत्क्रांति हुई क्या, और हुई है तो क्या, कहाँ से एक्चुअल हुई है, ऐसे एक सवाल है। ये कई बार हमारा जो हम वैज्ञानिक तथ्य हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका राइट पर्सपेक्टिव नहीं पहुंचता। जैसे मैंने सबसे पहले दिन चर्चा की थी कि पूरा मनुष्य का विकास जो है, अगर मान लो कि मेरे यहाँ से गले के केंद्र से लेके उंगली के सिरे तक, ये पूरा मनुष्य का धरती का इतिहास है, पूरे जीवन का इतिहास है, जैसे पूरे जीवन का इतिहास है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। जो पहला जब मतलब 1 हुआ, 2, 3, हमने 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, तो लगभग 4 अरब साल का मान लो पूरा इतिहास है जीवन का धरती के ऊपर। तो यहां से लेके यहां तक अभी धरती पर सिर्फ एक कोशी जीव है। अभी धरती पर ऑक्सीजन भी नहीं आई है, मतलब ऑक्सीजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया पैदा नहीं हुए। और जब यहां से चलना शुरू करेंगे, आगे आएंगे, तो यहां पर आते आते मेरा जो हथेली यहां से शुरू हो रही है, यहां पे आते पहली बार बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत हो रही है। और यहां से और आते हुए आधे पे जब यहां पहुंचेंगे, हथेली के आधे पे आएंगे, लगभग आज से 600 बिलियन ईयर पहले, तो यहाँ पे आके जो बोलना चाहिए कि एक बहुत बड़े जो बोलना चाहिए कि जीवधारियों का, जिसको बोला जाता है कि विविधता का विस्फोट होता है, जिसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है, एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और लगभग यहाँ पे आते आते जब उंगलियों के पोर शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे आके डायनासोर्स और रेप्टाइल्स की उत्पत्ति, मैमल्स और डायनासोर्स की उत्पत्ति एक साथ हो रही है। रेप्टाइल्स से एक बाका डायनासोर में बोल हो रही है और मैमल से बोल हो रहे हैं। यहाँ तक आते आते जब यहाँ पे पहुंचते हैं, तब धरती का पूरा एक ही कॉन्टिनेंट था, उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये दरअसल पूरे लैंड मास एक ही पीस था, अलग नहीं हुए थे तब। उसके पहले कई बार जुड़े टूटे, पहले भी कई बार ऐसी घटना हो गई, लेकिन इसके बाद यहाँ पे लैंड का स्प्लिट हुआ और अलग टुकड़े अलग होने शुरू हुए। अलग जो आज इनको मॉडर्न कॉन्टिनेंट जानते हैं, आधुनिक जो महाद्वीप मानते हैं, वो अलग बनने शुरू हुए। जब डायनासोर धरती पर सारी जगह फैल चुके थे, उस समय ये हमारा भारत बन चुका। अभी डायनासोर खत्म नहीं हुए, भारत बन चुका था, जिसको हम इंडिया कहते हैं। इंडिया जो प्लेट है, इंडियन प्लेट कहते हैं, ये अफ्रीका के और जहां मेडागास्कर है वहां से निकलते हुए, अगर ये मेरे पास ग्लोब है धरती, बस मैं आप देख पाए तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये जैसे ये पूरा इंडिया यहाँ जुड़ा हुआ था। ये आपका भारत है, इंडियन पॉइंट, ये जहाँ जुड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक भी यहाँ चिपका हुआ था। ये मेडागास्कर भी ऑस्ट्रेलिया से चिपका हुआ था। और ये जो पूरा आपको जिसको बोलते हैं कि अटलांटिक ओशन में अफ्रीका, इसको साउथ अफ्रीका को अगर अमेरिका को देखें, तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में फिट हो जाता है। इसी फिटिंग से जो ऐसे जिक्सॉ पजल जोड़ते, इसी से पहली बार अंदाजा लगा कि जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, स्थायी नहीं है, ये बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसके प्रोसेस के बारे में भी कभी चर्चा की जाती है, कैसे होते हैं। तो जब मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ, तब जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप आज जहां है वहीं आ चुका था, वो जगह पहुंच चुका था। मनुष्य का विकास होना जो शुरू होता है, मान लो एक से भी हम चर्चा करनी शुरू करें कि चिंपैंजी और ह्यूमंस की जो शाखा अलग होती है, वो भी लगभग आपका 80 लाख साल पुरानी बात है। और लगभग आज से 65 मिलियन ईयर पहले आपके डायनासोर का एक्सटेंशन हो चुका है। इंडिया के जो इंडियन प्लेट आके एशिया से चिपक चुकी है, जुड़ चुकी है। तो ये सारा हो चुका था। मनुष्य का विकास बहुत ही भी रिसेंटली हुआ है। और आज इसको गोंडवाना लैंड के नाम पे, जो हमारा नाम कहां से पड़ा कि हमारा जो गोंडवाना का इलाका है, यहाँ की जो चट्टान है सबसे पुरानी चट्टान है, धरती पे पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। तो उसके नाम पे वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया। वो ये गोंडवाना वहां पे नहीं था इसके नाम पर, क्योंकि अब तो सारे पीस आपस में एक दूसरे जुड़े हुए थे। बाकी जगह इतनी पुरानी चट्टानें नहीं मिलती हैं। वो अभी भी सरफेस पर गोंडवाना, जो हमारा गोंड जिसको जहाँ पे गोंड आदिवासी जनजाति रहती है, उस इलाके को, जो आपके झारखंड, बिहार के और आपका ये जो
छत्तीसगढ़ के बीच का जो पूरा इलाका है, इसको जो है आपको हम तो इसका मनुष्य के विकास से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है। मनुष्य का विकास बहुत अभी रिसेंटली होना शुरू हुआ है। और ये गोंडवाना लैंड जो नाम रखा गया था, क्योंकि सबसे पुरानी चट्टानें यहाँ मिली थी, इसलिए उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम जो लगभग 200 मिलियन ईयर पहले था, उसका नाम रखा गया। और एक सवाल ऐसे है कि, और एक थ्योरी है कि इंसान जो है ये अलग कोई जगह से धरती पर आया है, और उसके बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल हम अभी तक इस झटके को स्वीकार नहीं कर पाए कि हम भी पशु हैं। तो अभी भी मानना चाहते हैं कि विशेष तौर पे हमें किसी भगवान ने या किसी एलियन ने, सुपर एलियन ने हमको शायद पैदा किया। ये अपना में बहुत ही, विज्ञान में इसको कहा जाता है कि एक हमारा डिवोशन हुआ है। पहले हमारा पृथ्वी विशेष थी, पृथ्वी में हमारा देश विशेष था। जैसे यूरोपियन लोग अपने लैंड को पूरा उसको विश्व का केंद्र मानते थे, इसीलिए हम उसका मेडिटेरियन सी रखा। इंडिया उसके लिए, उनके लिए ईस्ट था, तो हमारा फार ईस्ट हो गया, चाइना जापान फार ईस्ट हो गया। भारत में मानते थे कि जो मेरू पर्वत है वो हमारे हिमालय के पास कहीं है और वो पृथ्वी का केंद्र है, और उसका सारी बाकी दुनिया उसके चारों ओर सारे ग्रह नक्षत्र उस मेरू पर्वत का जम्बू द्वीप के जो बीच में स्थित है चक्कर लगाते हैं। चाइना वाले भी अपने किंगडम को मिडिल किंगडम कहा करते थे। तो सारे मनुष्य जो मानते थे कि हम विशेष है, हमारा देश विशेष है, हमारी जाति विशेष है, हमारा वंश विशेष है। ये जो विशेषता से मुक्ति मनुष्य की मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो हमको ये मानना छोड़ देना चाहिए कि हम कोई विशेष। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आया, शायद उसको मैं उससे कंक्लूड करना चाहूंगा कि जब गोलवलकर ने अपना एक किताब लिखा, वी और आवर नेशन और डिफाइंड, उस किताब में उस जमाने में बात चलनी शुरू हो गई थी कि आर्य बाहर से आए, और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जो स्थापना की थी, हालांकि वो स्थापना पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक है, वो उनका कहना है था कि आर्कटिक से हम आए हैं, आर्कटिक फॉर्म ऑफ वेदास, ये जो आर्कटिक में लिखे गए थे। तो हमारे गोलवलकर साहब और हमारे मुंजे साहब और सावरकर साहब बड़े नाराज हो, उनको स्थापित करना हम यहीं के आए हैं। तो उन्होंने क्या दावा किया कि दरअसल पहले जो आर्कटिक था वो यही था, और आर्कटिक यहां से खिसक के वहां चला गया, उत्तर ध्रुव पे चला गया, हम यहीं रह गए। अभी तक हम उस डिवोशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इस डिवोशन में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी हैं। ऐसा भी नहीं कि जब तक हम मनुष्य को समझे नहीं, मनुष्य की प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे, उसके लिए हमारा पशु है, क्या चीज पाशविक है, क्या मानवीय है, ये समझ बनाने के लिए आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की, समझने के लिए बहुत। और एक सवाल है, वो ये सवाल है कि हर गैलेक्सी में गोल्डन रिंग है और वहां पर पृथ्वी जैसा कोई ग्रह होता है, तो वहां पर भी हम जैसे इंसान या जानवर है क्या? सवाल। हाँ, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक सवाल है, क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है कि क्या धरती जैसे ही जीव या विश्व से ज्यादा विकसित जीव ब्रह्मांड में कहीं और भी हैं क्या? जरूरी नहीं कि मनुष्य। और जब हमको पता चला कि दूसरे तारे भी सूरज है, तारे जैसे हमारा सूरज, दूसरे तारे भी आकाश में जो हमको जितने भी तारे देखने को मिलते हैं, कई सारे तारे हमारे सूरज जैसे हैं, कुछ तारे हमारे सूरज से बहुत बड़े हैं, ज्यादा प्रकाशवान हैं, ज्यादा गर्म है, कुछ हमारे सूरज से कम गर्म है, कम प्रकाशवान है। और बाद में अभी पता ये भी चला कि बहुत से लगभग तारे जो तारे हमको देखते हैं और जो सूरज जैसे उनके ग्रह भी हैं, और ऐसे ग्रह मिलने शुरू हुए, धरती जैसे ग्रह भी हैं। तो हम जो जीवन को समझते हैं जितना, कि जैसे मैंने पहले सेशन में भी चर्चा की थी कि जो जीवन है प्रकृति में पाए जाने वाले जो लगभग 108 तत्व उनसे बना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात और यहाँ पे बता दूं कि पहले मानते थे 4 तत्व हैं और सिर्फ एक शक्ति है जिसको ईश्वर का नाम दिया, या जैसे कि मान लें कि बहुत सारी शक्तियां भी थी पहले। तो इन 4 शक्तियों की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं और 108 तत्व के संयोग से ही मनुष्य का जीवन बना है, सारे जीवधारी बने। वो हाइड्रोजन है, वो आपका ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो कार्बन है, उसमें थोड़ा फॉस्फोरस भी चाहिए, थोड़ा आपको उसमें कैल्शियम भी चाहिए, और थोड़ा सा और मैंगनीज वगैरह ट्रेस एलिमेंट्स की भी जीवन के जितने भी तरह के विविधता है उनको बनाने के लिए चाहिए। तो क्या ऐसे दूसरे ऐसे ग्रह जिन पे सारे तत्व और सारी वही शक्तियां, जैसे हमको विज्ञान बताते ही है कि जिन तत्वों से 108 करीब तत्वों से पृथ्वी पे पाए जाते हैं, दूसरे सारे ग्रह तारे नक्षत्र भी इन्हीं तत्वों से बने हैं। और ये 4 शक्तियां गुरुत्वाकर्षण की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की
वीकनेस, ये सारे प्रकृति में सारा ब्रह्मांड इन्हीं से संचालित है। तो क्या और भी जगह जीवन पैदा हुआ है क्या? ये सवाल अभी भी लगातार खोज जारी है। ऐसे ग्रह मिले जो धरती जैसे ग्रह, लेकिन एक और सवाल है कि वहां पे क्या राइट कंडीशन है क्या? हमारे सौरमंडल में धरती के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं बहुत कम है, अभी भी असंभव नहीं है लेकिन बहुत कम बची है। तो क्या ऐसे ग्रह पे धरती जैसे ही उनका वातावरण मान लो, धरती जैसे केमिकल्स हो, धरती जैसे मिनरल्स हो, और वहां पे राइट टेम्परेचर, तो उसको गोल्डीलॉक जोन कहा था, गोल्डन जोन नहीं, गोल्डीलॉक जोन। ये मतलब एक फोकलोर जो इंग्लिश में प्रचलित है कि मतलब जैसे बहुत ज्यादा ना गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब राइट टेम्परेचर। तो तो वो जो ऐसा जोन, जैसे कि हमारी पृथ्वी उसी जोन में है, यहाँ पे पानी लिक्विड अवस्था में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, फ्रोजन सॉलिड में भी होता है। वीनस पे हमेशा पानी पूरा खत्म हो गया, कितना ज्यादा गर्म था, पानी भाप बन के सारा उड़ गया और जल गया। मार्स को देखेंगे तो मार्स पे टेम्परेचर ठंडा है धरती कंपेरिजन में, मार्स का टेम्परेचर एवरेज होगा -63 डिग्री सेंटीग्रेड। वीनस का टेम्परेचर है आपका +460 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। धरती का एवरेज टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 14 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बढ़ रहा है उसके बारे में बहुत जरूरी चर्चा वो भी कभी करनी पड़ेगी। तो ये जो राइट टेम्परेचर के कारण से धरती पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी, क्योंकि जो पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, इस सेंस में कि पानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंस में पाए जाने वाले एलिमेंट्स है। तो अगर बाकी जगह भी अगर यही राइट, तो इनसे क्या मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, पहले जीव का बनना और आगे जीव का विकास होना, ये असंभव नहीं है। लेकिन अभी तक कोई इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि क्या वाकई कहीं पे विकसित हुआ है या नहीं विकसित हुआ है। खोज जारी है लेकिन अभी तक इसके मतलब कोई संभावना है लेकिन प्रमाण नहीं। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इंसान का जो विकास है किस तरह से होते गया, या आपने इसमें बहुत अच्छी रूप से स्पष्ट किया है। मुझे लगता है कि हम हमारी जब खोज करते हैं तो विज्ञान का ही सहारा हमको लेना पड़ता है, और कोई उसको दूसरा कोई माध्यम नहीं जिसमें हम इंसान अपने आप को खोज सके। मुझे लगता है कि ये जो हमारी विकास की प्रक्रिया है, ये खोजने में विज्ञान हमें सहायता देता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं इसमें आप हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत कुछ मुद्दे हैं जिसकी हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे। आज तो आपने बहुत अच्छा, जो किस तरह से इंसान जो बदलाव आते गया उसकी बात आपने रखी। और ये बात सही है कि अगर हम पीछे 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 जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे ओरिजिन्स कहाँ है, क्या है। तो ये बातें समझना जरूरी है, और इसके साथ हमारे अंदर के जो एक अलग भाव है, उस भाव को बदलाव लाने के लिए ये विचार बहुत मायने रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच विचार हमें एक अलग दिशा की ओर और हमारी एक भूमिका तय करने में हमें उपयोग आएगा। और दूसरी बात यह है कि इंसान की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विज्ञान है। विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम आगे भी और भी खोज अपने आप की करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ से नहीं और कहीं से है, ये भी बारे में हम लोग सोचना चाहिए। क्या है ये, हर मुद्दों पर हम विचार करेंगे। मिशन मानुष की जो है और मानुष की शाला, जैसे कि इंसानियत की पाठशाला, इसकी ओर से मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं।